हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, सबको पता है कि मैं यहाँ पर नेट जा रहा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटोलॉजी। इसमें थोड़ी स्याही ज़्यादा डल गई। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी में हमने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है जिसमें हमने आपको जेट सिस्टम के बारे में बता दिया। देखो, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर पिछले साल के पेपर सॉल्व करवा के पढ़ा रहा हूँ। कैसे? पिछले साल के पेपर्स, जैसे पिछले एग्जाम्स में, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, इनमें पूछे हुए क्वेश्चनों को यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको। तो आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में चैप्टर दूसरा। कौन सा? चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे यूपीएलएस। एक यूपी में एग्ज़ाम होता है यूपीएलएस नाम से, उसका प्री पेपर, यूपीएलएस का प्री 2008 के क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में एक यूपीएलएस नाम से पेपर होता है, उसके जो प्री हुआ था उसका 2008 का पेपर, या जो यूपीएलएस 2008 में जो उसका प्री हुआ था उसमें जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपसे हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप साथ हो जाओ और अच्छी तरीके से फोकस करो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ाया था आपको जेट सिस्टम का। किसका? जेट सिस्टम का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। क्यों? बताओ। कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, तो उसका क्या कारण है आपको बताना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनको शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। क्या कारण है बताओ? इसका हमें कारण बताना है। तो देखो, इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। इसका कारण कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक समय तक लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, यह बात है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लंबवत पड़ती हैं। क्या कारण है इसका? देखो मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा 23.5 डिग्री, कौन सा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, अब सूर्य की किरणें क्या करती हैं, मैक्सिमम कर्क रेखा और मैक्सिमम मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। क्या करती हैं, मैक्सिमम कर्क रेखा मैक्सिमम मकर रेखा तक लंबवत चमकती हैं। जो कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं वो कब, 21 जून को, और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। ये 2 दिनांक है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से लेकर और मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। एक दिन कर्क रेखा पर और एक दिन मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और इसके जो बाहर का क्षेत्र है 90 डिग्री नॉर्थ तक और इस साइड 90 डिग्री साउथ तक, यहाँ पर इस एरिया में 23.5 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बाद का जो एरिया है वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है जो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें सूर्य की किरणें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लंबवत पड़ती हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आगे हम चलते हैं। इस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को, इस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को सूर्यताप की अधिक प्राप्ति होती है। इस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को, यहाँ पर क्षेत्रीय हो लिखना है यार, आज क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे आज, कि इस कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को सूर्यताप की अधिक प्राप्ति होती है, एवं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को सूर्यताप की कम प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया, इतना नोट करो आप। ये 2 बातें थी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ दिन की अवधि अधिक होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ दिन की अवधि बढ़ती है। ठीक है, कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ते अक्षांशों के साथ दिन की अवधि बढ़ती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल फुल डिटेल से आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कि इसी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन भी किस में पूछा गया था, UPLS 2018 के प्री पेपर में पूछा हुआ था। तापीय, आज हो क्या रहा है यार, मेरे बहुत सारे मिस्टेक करा मैं लिखने में। तापीय विलोमता, ये क्वेश्चन भी UPLS 2018 के प्री में पूछा गया था। ठीक है, UPLS 2018 के प्री में पूछा हुआ था तापीय विलोमता के बारे में। सबसे पहले लिखो इसको, इसको तापक्रम विलोमता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तापक्रम विलोमता। बात एक ही है, चाहे तापक्रम विलोमता दे दे या चाहे तापीय विलोमता दे दे, बात एक ही है। अब ये होता क्या है, आपने पढ़ा होगा तापमान में मोस्टली
क्या होता है कि जैसे धरातल से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। लेकिन कभी कभी किसी स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर नहीं, सदैव नहीं, कभी कभी किसी समय किसी स्थान पर अपोजिट स्थिति होती है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में भी वृद्धि होती है। और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, इसी स्थिति को तापक्रम विलोमता बोलते हैं, तापीय विलोमता बोलते हैं। तो नोट करो, आप डायरेक्टली नोट कर लो, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सामान्यतः धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, जिसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी किसी स्थान पर किसी समय एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें धरातल से ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, तापीय विलोमता बोलते हैं या तापक्रम विलोमता बोलते हैं। बिल्कुल नोट कर लिया होगा, ऊंचाई के साथ, धरातल से ऊंचाई के साथ ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होना, ये क्या है, तापीय विलोमता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ऋणात्मक तापपतन दर भी बोलते हैं, इसको ऋणात्मक तापपतन दर। क्या कहते हैं, इसको ऋणात्मक तापपतन दर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसी स्थिति कब होती है। मैंने बताया कि ये स्थिति कभी कभी होती है और किसी एक स्थान पर होती है, हर स्थान पर नहीं होती और हर टाइम नहीं होती है स्थिति, कभी कभी होती है और किसी एक स्पेशल स्थान पर होती है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लिखेंगे तापीय विलोमता। तापीय विलोमता के लिए उपयुक्त दशाएं, तापीय विलोमता के लिए उपयुक्त दशाएं, जिसमें सबसे पहली दशा है शीतकालीन लंबी रातें। शीतकालीन लंबी रातें। दूसरी स्थिति है हिमाच्छादित धरातल। तीसरी स्थिति है मेघ रहित स्वच्छ आकाश। क्या है, मेघ रहित स्वच्छ आकाश। उसके बाद चौथी स्थिति है शांत एवं स्थिर वायुमंडल। शांत एवं स्थिर वायुमंडल। क्या है, शांत एवं स्थिर वायुमंडल। और इसके अलावा शुष्क पवने। शुष्क पवन। ये टोटल 5 दशाएं हैं। कितनी है, ये टोटल 5 दशाएं हैं जो तापीय विलोमता की के लिए उपयुक्त है। पहली है शीतकालीन लंबी रातें, दूसरी है हिमाच्छादित धरातल, तीसरा है मेघ रहित एवं स्वच्छ आकाश, चौथा है शांत एवं स्थिर वायुमंडल और पांचवा है शुष्क पवने। ये ध्यान में रखना, यहाँ से वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है। वो या तो आर्द्र पवने दे देता है या फिर वो डायरेक्टली पवन लिख देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर शुष्क पवन होगा। यदि आर्द्र पवन लिखता है तो बिल्कुल गलत है, शुष्क पवन लिखता है तो ही सही है ये। और ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कई तरीके से बनाता है। यहाँ से पहला तरीका कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं तापीय विलोमता के लिए उपयुक्त है, कौन सी दशाएं तापीय विलोमता के लिए उपयुक्त नहीं है। तापीय विलोमता के लिए उपयुक्त दशाओं को सुमेलित करो। ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछें, हमें इन पांचों को रटना है, याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी करो वो करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वो प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखने दो। आज तो यार कुछ हो ही रहा है गड़बड़, साफ करने का काम ज़्यादा कर रहा हूँ, लिखाने का काम कम कर रहा हूँ। फोन है, फोन पवन।
आपने सुना होगा फोन पवन के बारे में, बहुत सी बार सुना होगा, एक बार नहीं बहुत सी बार। फोन पवनें क्या होती हैं? देखो जो फोन पवन है वो क्या है, मैं पवनों को आपको एक साथ ही पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा बिल्कुल लास्ट में। उससे पहले मैं इनको इस तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 पवने हैं जहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे, फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक साथ पढ़ाते जाएंगे। तो देखो जो फोन पवनों का क्वेश्चन है, ये भी कब पूछा गया था? UPLS 2008 प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखो फोन पवनें क्या होती हैं? शुष्क एवं गर्म पवनें हैं। कैसी है? जो फोन पवनें हैं वो शुष्क और गर्म पवनें। ये कहाँ प्रभावित होती हैं? प्रवाहित क्षेत्र। तो इनके जो प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, कौन सा है? स्विट्जरलैंड है, इसके अलावा फ्रांस है, और इसके अलावा इटली है। जो फोन पवनें हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली, इन 3 देशों में बहती हैं। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। जो फोन पवनें हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। अब उसके बाद हम बात करें जो फोन पवनें होती हैं, फोन पवनें चिनूक पवनें, चिनूक पवनों के समान होती हैं। ठीक है, कि जो फोन पवनें होती हैं वो चिनूक पवनों के समान होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि फोन पवन कौन सी पवन से समानता रखती हैं? तो वो है चिनूक पवनें। अब ये किस तरीके से समानता रखती हैं कि फोन पवनें चिनूक पवनों के समान, फोन पवनें चिनूक पवनों के समान आल्प्स पर्वत के, किसके? आल्प्स पर्वत के ऊपर चढ़ती हैं। आल्प्स पर्वत के ऊपर चढ़ती हैं। आल्प्स पर्वत के ऊपर चढ़ती हैं, पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे, दक्षिणी ढाल के सहारे, ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, कि जो फोन पवनें चिनूक पवनों के समान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती हैं, ऊपरी ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, एवं ऊपरी ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं। ठीक है, ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोन पवन चिनूक पवन के समान है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फोन पवन है वो चिनूक पवन के समान आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है एवं ऊपरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फोन पवन के बारे में, फोन पवन से सबसे ज़्यादा कौन सा पर्वत प्रभावित होता है? तो फोन पवन से सर्वाधिक आल्प्स पर्वत प्रभावित होता है। जो फोन पवनें हैं उनसे सबसे ज़्यादा कौन सा पर्वत प्रभावित होता है? आल्प्स पर्वत प्रभावित होता है। तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि जो फोन पवनें हैं उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा पर्वत होता है? आल्प्स पर्वत प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम बिल्कुल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे क्षोभ मंडल की ऊंचाई, ट्रोपोपॉज की ऊंचाई, ट्रोपोपॉज की ऊंचाई। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस 2010 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? यूपी पीसीएस 2010 में ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पूछी हुई थी। देखो सबसे पहले मैं बताऊं ट्रोपोपॉज किसको बोलते हैं? क्षोभ सीमा को बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पर होती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है उसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं या क्षोभ सीमा बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई क्या होती है? विषुवत रेखा पर अलग अलग होती है। विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर होती है 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, इसको ध्यान कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाने का डिसाइड किया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार पूछता है और इसमें हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ध्यान नहीं रह पाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है और वो है कोहरा से रिलेटेड। किससे? कोहरा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? यूपी पीसीएस 2009 में कोहरे का क्वेश्चन आया था। कोहरा क्या है? कोहरा एक प्रकार का बादल है। कोहरा क्या है? एक प्रकार का बादल है। जब जलवाष्प का संघनन, जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है। कि जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। तो कोहरे का निर्माण होता है। ठीक है, कोहरे का निर्माण कब होता है? कि जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है। ठीक है, कोहरे का जो कोहरा है ना, कोहरा क्या? कि जो कोहरा है की स्थिति तापमान की विलोमता को बताती है। कोहरे की स्थिति तापमान की विलोमता को बताती है। जो कोहरे की स्थिति है वो तापमान की विलोमता को बताती है। कोहरे में कुहासे की तुलना में जल के कण अधिक छोटे एवं सघन होते हैं। कोहरे में कुहासा की तुलना में जल के कण अधिक छोटे एवं सघन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कोहरे से रिलेटेड थी, जो एग्जाम में पूछी हुई हैं। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से मैं अब तो यूपी का पेपर कंप्लीट कराऊंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के, फिर उत्तराखंड के, फिर छत्तीसगढ़ के, फिर झारखंड के, फिर राजस्थान के, फिर उत्तरांचल के, फिर यूपीएससी के, फिर नेट के। और इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। आपका 100% JRF हो जाएगा, 100% असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे आप यदि इन सभी को पढ़ लोगे। आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से नोट करते जाओ। मैं नहीं ये कह रहा कि आप दूसरी बुक मत पढ़ो, लेकिन इनको आप ज़रूर पढ़ो। 1 घंटा का वीडियो होता है, आज 1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ मैं। आज तो थोड़ा छोटा वीडियो है, बाकी 1 घंटे का वीडियो होता है जिसको आप 1.5 घंटे में नोट कर सकते हो और आधा घंटे में उसको फिर याद कर सकते हो। 2 घंटे का टाइम होता है टोटल एक वीडियो के लिए।
और उस 2 घंटे से आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे सारे आगे के जो पेपर्स हैं उनको पढ़ने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की 1 घंटे की क्लास के साथ। बाय।